students, this is Daisy ma'am. In this video we are going to learn about the statement of principle of flotation and application of the principle of flotation. So let's start. स्टेटमेंट क्या है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का? हमने अभी जो 3 पॉसिबिलिटीज प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी उसके बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड पे तब ही फ्लोट करता है जबकि जितना अमाउंट ऑफ उसका लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, वो इक्वल होगा उस पोर्शन के ऑब्जेक्ट के जो वाटर में इमर्ज है। ठीक है, अगर जो पोर्शन लिक्विड में इमर्ज है उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा तभी वो ऑब्जेक्ट लिक्विड पे फ्लोट कर सकता है। ठीक है, इस कंडीशन को बोला जाता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। सो यहाँ पे हम इसको एक बार रीड कर लेंगे। An object will float in a liquid only if the weight of liquid displaced by the immersed part of the object is equal to the weight of that object। यानी कि उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर ही लिक्विड डिस्प्लेस होना ज़रूरी है, तभी लिक्विड के ऊपर ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो अब ये जो प्रोसेस होगा इसी को हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं। तो मैथमेटिकली हम फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं? दैट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा? उतना ही वेट होगा जितना वेट वो लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा उतना ही उसका वेट होगा। तो उसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू FB। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 4.11 हो गई। इज एपरेंट वेट ऑफ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेट कितना होता है। तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो बैलेंस्ड होता है अपथ्रस्ट से जो कि उसके ऊपर लग रहा है, और जो इक्वल होता है उस लिक्विड अमाउंट ऑफ लिक्विड के जो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस हिसाब से एपरेंट वेट फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का क्या होगा? 0 होगा। सो इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जो कि हम यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है? सी द डायग्राम। आपको लेनी है एक लार्ज साइज्ड ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें आप मार्किंग देख रहे हैं 500 ml तक इसमें मार्क किया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इसको आधा भरना है पानी से, और जब इसका वाटर लेवल एकदम स्टडी हो जाए, लेवल में आ जाए, तब आपको इसकी रीडिंग निकालनी है, और वो आप रीडिंग नोट करेंगे एज अ वॉल्यूम V1। ठीक है, सिलेंडर के अंदर वाटर के वॉल्यूम को V1 आप लेंगे, आप फर्स्ट इस फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ही सिलेंडर के अंदर आपको एक खाली एम्प्टी ग्लास ट्यूब इसके अंदर आपको होल्ड करके, ये आप देख रहे हैं ना, इसको आप रखेंगे और इसको आप इसके अंदर डिप करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे आप इसके अंदर लेड शॉट्स डालते रहेंगे, बहुत धीरे धीरे। लेड शॉट्स हैं, ये बॉल शेप्ड है, लेड की बनी हुई है, इसमें वेट होता है थोड़ा। ठीक है, तो आप इसको धीरे धीरे डालते रहेंगे जब तक ये टेस्ट ट्यूब बिल्कुल स्ट्रेट ना हो जाए। ठीक है, वर्टिकल कंडीशन में ना आ जाए, तब तक आप इसमें डालते रहेंगे। और जब ये वर्टिकली फ्लोट करने लगेंगी तब आपको क्या करना है? तब आपको नोट करना है, यहाँ पे वाटर का लेवल नोट करना है। आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको जो ए वाला है इसमें आप अराउंड 250 ml आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे आप आते आते ये 400 ml हो गया है। तो आपको डिफरेंस तो ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, आपको इसकी रीडिंग नोट करनी है, वॉल्यूम आप इसका नोट करेंगे V2। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द टेस्ट ट्यूब कितना हो जाएगा, या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय टेस्ट ट्यूब कितना हो गया? V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1। V2 क्या है? जो टेस्ट ट्यूब ने डिस्प्लेस किया, और V1 क्या है? जब आपने टेस्ट ट्यूब नहीं डाली थी उस वक्त, वो वाला वॉल्यूम है। नाउ इफ रो बी द नोन वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, देन अपथ्रस्ट वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। रो अगर डेंसिटी है वाटर की, तो इसका अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा? अपथ्रस्ट विल बी इज इक्वल टू V रो G, और V की हमने वैल्यू यहाँ पे क्या दी है? V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा V2 माइनस V1 रो G। अब आपको क्या करना है? टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालना है अलोंग विद द लेड शॉट्स, और उसको आपको कपड़े से अच्छी तरह से उसका बाहर का सरफेस आपको ड्राई करना है, और उसके बाद आपको इसका वेट लेना है बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, और इस वेट को आप कैपिटल W से
नोट डाउन करेंगे। फाइनली आपको इन दोनों के वेट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। द कंपेयर वेट ऑफ द ग्लास ट्यूब विद लेट शॉट W एंड विद वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। जब इसने वाटर को डिस्प्लेस किया था सिलेंडर के अंदर, उस वेट के साथ इसका अब जो आपने इसको बाहर से कपड़े से ड्राई करके जो वेट लिया स्प्रिंग बैलेंस से, इन दोनों वेट को जब आप बैलेंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों का वेट इक्वल है, ठीक है। सो वील फाइंड दैट W, दैट इज द वेट ऑफ द ग्लास ट्यूब when you are taking it with the help of spring balance. So W is equal to V2 minus V1 rho g। क्या है? V2 माइनस V1 रो जी जो है वो आपका वाटर डिस्प्लेस्ड के बाद जो वॉल्यूम निकल के आया था, जो वेट निकल के आया था वो है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ही इक्वल हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया ये इस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बिल्कुल करेक्ट कह रहा है कि जितना भी ऑब्जेक्ट का अमाउंट होता है वो उतने ही अमाउंट ऑफ लिक्विड को अगर डिस्प्लेस करेगा तभी वो फ्लोट कर सकता है, अदरवाइज वो फ्लोट नहीं करेगा। और इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और लॉ ऑफ फ्लोटेशन। Next is expression for fractional volume of a floating object immersed in a liquid। तो हमें fractional volume का एक्सप्रेशन निकालना है जो कि एक ऑब्जेक्ट, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का जो कि लिक्विड में इमर्स्ड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हम कैपिटल V मान लेते हैं, डेंसिटी रो मान लेते हैं, और वो जिस लिक्विड में फ्लो कर रहा है उस लिक्विड की डेंसिटी हम रो L मान लेते हैं, जिसमें लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से बड़ी है, ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर रहा है जिस लिक्विड में उसका वॉल्यूम हम VL मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट उतना ही होगा जितना कि वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो दैट इज W इज इक्वल टू V रो जी, और अपथ्रस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट कितना लगेगा इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इमर्ज पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट पानी में डूबा हुआ है उसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसी के बराबर ही अपथ्रस्ट होगा ऑब्जेक्ट का। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो दैट विल इज इक्वल टू FP इज इक्वल टू VL रो एल जी, और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, FB इज इक्वल टू W, ठीक है। ये अपथ्रस्ट हो गया और ये आपका वेट हो गया ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यूज अगर रख देते हैं, सो FB इज इक्वल टू VL रो एल जी इज इक्वल टू W की जगह हम क्या लिखेंगे, V रो जी, राइट, बिकॉज W इज इक्वल टू V रो जी होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, VL इज इक्वल टू V रो अपॉन रो L, दैट इज इक्वल, ये क्वेश्चन हो गई 4.12। देन नेक्स्ट स्टेप में और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, VL अपॉन V इज इक्वल टू रो अपॉन रो L। तो कैसे बोलेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4.13 हो गई। Then, thus volume of immersed part of the floating object upon total volume of the floating object, ठीक है, is equal to कितना हो जाएगा, density of the object upon density of the liquid। तो ये आपका फ्रैक्शनल वॉल्यूम का एक्सप्रेशन निकल आया है। सेकेंड इज अ लोडेड शिप इज मोर सबमर्स्ड इन वाटर देन एन अनलोडेड शिप। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम शिप पर सामान को लोड करते हैं तो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से शिप पानी में थोड़ी सी और सबमर्ज हो जाती है, डूब जाती है, और तब तक वो ऐसे करती डूबी रहती है उस लेवल तक जब तक कि वो उतना अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर लेती जितना उसके ऊपर लोडिंग किया गया है। तो उस वेट को इक्वलाइज करने के लिए वो वाटर को डिस्प्लेस करती है, और इसी प्रोसेस के दौरान इसी वजह से जो शिप होती है, लोडेड शिप होती है, वो सबमर्ज रहती है वाटर में। अब जब ये लोड वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा शिप में से, तो शिप वापस से वाटर के सरफेस पे राइज हो जाती है और फ्लोट करने लगती है। Nowadays, an unloaded ship is usually filled with ballast so as to maintain its equilibrium। तो अनलोडेड शिप जो होती है, जो पानी के ऊपर तैर रही होती है, उसका बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन वाटर के अंदर इमर्ज रहता है। तो रिस्क होती है कि अगर बहुत तेज़ हवा चलेगी तो बोट पलट सकती है, ठीक है। तो इस रिस्क से इस एक सिचुएशन ना आ जाए, इससे बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि बोट के अंदर एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पुटिंग अ बैलेस्ट। बैलेस्ट मतलब होता है हैवी, सब कुछ
भारी सामान उसमें रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैंड और स्टोन्स, ताकि वो एक इक्विलिब्रियम में रहे और जब बहुत तेज़ हवा चलेगी तो बोट पलटेगी नहीं, राइट। Fourth is a floating ship rises slightly above the water surface on entering in sea water from fresh water. सॉल्टी सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर की डेंसिटी से, ठीक है, फ्रेश वाटर की डेंसिटी से सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और इसकी वजह से जब शिप फ्लोट करती है फ्रेश वाटर से जिसकी डेंसिटी कम है और वो जाती है सी वाटर में जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो शिप को बहुत कम वॉल्यूम ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है कि वो बहुत कम वाटर को डिस्प्लेस करती है अपने वेट को बैलेंस करने के लिए, जिसकी वजह से शिप थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, ठीक है, थोड़ी सी राइज्ड पोजीशन में दिखती है। लेकिन जब शिप एंटर करती है सी वाटर से फ्रेश वाटर में तो वो थोड़ी सी आपको सिंकिंग फॉर्म में दिखेगी, मतलब हल्की सी डूबी हुई दिखाई देगी, क्योंकि वो अब उसको बहुत ज़्यादा वाटर के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करना होता है ताकि वो फ्लोटिंग स्टेट में ही रहे। तो इसीलिए ऐसा होता है कि आपको जब शिप सी वाटर में होती है तो आपको थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, और जब फ्रेश वाटर में होती है तो थोड़ी सी अंदर की तरफ रहती है। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, सबमराइन में फ्लोट और सिंक इन वाटर एज पर नीड। तो सबमराइन एक बोट होती है, स्टील बोट होती है जो कि बहुत बड़े साइज़ की होती है और उसका शेप फिश की तरह होता है, वो वाटर टाइट होती है। तो वो एक शिप की तरह वाटर में फ्लोट भी कर सकती है, वाटर के सरफेस पे, और जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो सूटेबल डेप्थ पे नीचे भी जा सकती है। तो इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें बहुत बड़े बड़े बैलेस्ट टैंक जो हैं वो इसकी सबमरीन के फ्रंट में और इसके रियर पार्ट में प्रोवाइड किए जाते हैं, और यहीं पे कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर भी रखे जाते हैं। मैं आपको इसका फिगर दिखाऊंगी। ये इसका सबमरीन का फिगर है, आप फ्रंट में देखेंगे, फ्रंट और बैक में देखेंगे तो कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं और बैलेस्ट टैंक हैं जिसके अंदर पानी भरा जाता है। सो वील सी हियर कि जब फ्लोटिंग सबमरीन सिंक होना चाहती है तो उस समय बैलेस्ट टैंक के गेट ओपन हो जाते हैं और वाटर जो है उसके अंदर, उस बैलेस्ट टैंक के अंदर अच्छी तरह से फिल हो जाता है, जिसकी वजह से सबमरीन का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जितना वाटर वो डिस्प्लेस करती है सबमरीन उससे ज़्यादा उसका वेट हो जाता है, जिसकी वजह से सबमरीन सिंक होने लगती है। और जब सबमरीन वाटर के ऊपर आना चाहती है या सरफेस से फ्लोट करना चाहती है, उस समय क्या होता है कि जो बैलेस्ट टैंक होते हैं उसमें जितना भी पानी होता है उसको कंप्रेस्ड एयर की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है और बैलेस्ट टैंक के गेट को क्लोज कर दिया जाता है। तो इस तरह से सारा पानी बाहर निकल जाता है, सबमरीन का वेट कम हो जाता है और सबमरीन ऊपर पानी के सरफेस पे बोट की तरह शिप की तरह फ्लोट करने लगती है। सिक्स्थ इज एन आइसबर्ग फ्लोट्स ऑन सी वाटर। आइसबर्ग मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा सा आइस का जो टुकड़ा होता है, पीस होता है, उसको आइसबर्ग बोलते हैं। तो आइसबर्ग की जो डेंसिटी होती है वो 917 किलोग्राम मीटर इन्वर्सरी होती है, और सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1030 किलोग्राम मीटर इन्वर्सरी होती है। यानी कि आइसबर्ग की डेंसिटी सी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए आइसबर्ग बहुत बड़ा साइज होने के बावजूद भी सी वाटर पे फ्लोट करता है। तो आइसबर्ग का 8/9 पार्ट जो होता है वो पानी के अंदर ही डूबा रहता है, और उसका 1/9 पार्ट जो होता है सिर्फ वही सी वाटर के आपको ऊपर दिखाई देगा और फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। तो दिस इज 7 is it is easier for a swimmer to swim in sea water than in fresh water. फ्रेश वाटर में स्विम करने के कंपैरिजन सी वाटर में स्विम करना स्विमर के लिए इजी होता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी फ्रेश वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। सी वाटर की डेंसिटी होती है 1030 किलोग्राम मीटर इनवर्स 3, और फ्रेश वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम इनवर्स मीटर इनवर्स 3। तो इस वजह से जो स्विमर है उसके ऊपर जब वो सी वाटर में स्विम करता है तो उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लगता है वो ज़्यादा लगता है, और इसीलिए वो ईजिली स्विम कर लेता है सी वाटर में एज कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन ऑफ फिश और वेल्स। तो मोस्टली फिशेस और वेल्स के बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर होता है, और जब फिशेस पानी के ऊपर आना चाहती हैं तो वो क्या करती हैं, इस एयर ब्लैडर में एयर फिल कर लेती हैं, और जब इसमें एयर फिल हो जाती है तो जो इनकी एवरेज डेंसिटी होती है फिश या वेल की वो कम हो जाती है और वो वाटर के सरफेस पे आ जाती हैं। और जब इनको अंदर जाना होता है पानी के एकदम
डीप में जाना होता है, तब क्या करती हैं, एयर ब्लैडर में से सारी एयर को ये फोर्स आउट कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, तो डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और ये वाटर में सिंक हो जाती हैं, नीचे की तरफ चली जाती हैं। देन नाइन्थ इज फ्लोटेशन ऑफ बैलून्स। हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैसेस हैं जिनकी डेंसिटी एयर से कम होती है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े से बैलून्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन या हीलियम गैस को फिल किया जाता है और वो ईजिली फ्लोट करते हैं। अगर उनके साथ किसी वेट को भी अगर उनके साथ अटैच कर दी जाए तब भी वो बहुत ईजिली फ्लोट करते हैं स्काई में या एयर में। अब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम से भी हल्की होती है और बहुत ईजिली अवेलेबल होती है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं बैलून्स में यूजुअली फिल करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंबेशिबल होता है, हाईली कंबेशिबल होती है हाइड्रोजन गैस, जल्दी आग लग सकती है, तो इसीलिए जनरली हीलियम गैस को ही बैलून्स में फिल किया जाता है। यहाँ पे हम एक ही पॉइंट को समझेंगे कि हीलियम गैस को जब बैलून में भरते हैं तो ऐसा नहीं है कि बैलून अनलिमिटेड हाइट तक उड़ता ही रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी वैसे वैसे डेंसिटी जो एयर की होती है वो कम होती चली जाती है, और एक पर्टिकुलर हाइट में ऐसा होता है कि जो एयर की डेंसिटी है और जो गैस आपने बलून में फिल करी उसकी डेंसिटी अगर इक्वल हो जा रही है तो फिर अब उससे ऊपर बैलून नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो जो बैलून का जो एक पर्टिकुलर हाइट अटेन कर लेगा, एक पर्टिकुलर हाइट रहेगी, ऑल्टीट्यूड रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे जाके एयर की डेंसिटी और जो गैस बैलून में फिल्ड है उसकी डेंसिटी इक्वल हो जाती है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।